हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर सर आदित्य वाधवा। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सब बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो बहुत बढ़िया हो जाओगे जल्दी। डोंट वरी। अगर बुरा टाइम है तो जल्दी निकल जाएगा, अच्छा टाइम है तो दुआ करना रुके वो टाइम। चलो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कुछ क्वेश्चंस करे थे। अब हमें समझना है यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हल्का है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो बच्चों को आती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। मैंने पूरी जान लगाई है उसको आप लोगों के लिए क्रिस्टल क्लियर करने की। स्टिल डाउट्स हैं तो कॉल करो, मैसेज करो, जैसे भी समझना चाहते हो दोबारा समझने की कोशिश करो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारे लिए क्या लेकर के आया है। तो लेट्स सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती क्या हैं। सबसे पहले मैं ना यहाँ पर एक बार बैलेंस शीट बनाना चाहूँगा। रफली रफली एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास होता क्या क्या है, हेड्स देखते हैं पहले तो। मेजर हेड, सब हेड्स आप लोग फर्स्ट चैप्टर में करके आए हो बुक 3 के, मैंने करवाया था उसके अंदर। तो लायबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। अब यहाँ पर हमारे पास मेजर हेड और सब हेड बोलो फटाफट से, सब बच्चे बोल रहे हैं सर। एस एफ, एन सी एल, सी एल। और हमारे पास सर यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर फॉल करती है, किस चीज़ को कहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेयर होल्डर्स फंड्स है, ये किसका पार्ट बनता है? ये बनता है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट। ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पैसा कैसे रेज किया जा रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। और आगे बढ़ते हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये भी किसका पार्ट है? ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, क्योंकि हम लोग बोरोइंग करते हैं यहाँ पर, तो ये भी हम लोग फाइनेंसिंग में डाल देंगे। करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स ये हमारे ऑपरेटिंग में जाते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर जाते हैं। चलो जी, एक सेकेंड। करंट एसेट्स का भी क्या करते हैं भाई, ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले हेड के अंडर जाते हैं। बचता क्या है? सबको दिख रहा है स्क्रीन पर क्या बच रहा है? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स बोले तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल, लंबे समय के लिए जो चलते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, डेट, बिल्ड, हमारे पास यही सारे व्हीकल्स हो गए, लाइफ स्टॉक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास लंबे समय के लिए चलती हैं, दीज आर नोन एज नॉन करंट एसेट्स। इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास टैंजिबल, दूसरे होते हैं इनटैंजिबल, और फिर हमारे पास एक लास्ट होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स। ये तीन चीज़ें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ये जाती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि हमारे फिक्स एसेट्स जब बिजनेस में कम या ज़्यादा होते हैं, डेप्रीसिएशन लगता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन होता है, सेल करते हैं, बाय करते हैं, प्रॉफिट होता है बेचने पे, लॉस होता है बेचने पे, खरीदने पे। तो ये कई सारी चीज़ें आएंगी जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये बैलेंस शीट बनानी है रफली, प्लीज़ बना लो, मैं तो कहूँगा बना लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हेडिंग डालो, ये रफ बैलेंस शीट बनाओ, ताकि आपको पता लगे यहाँ पर आप किसके बारे में बात करने जा रहे हो। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा देखते देखते वीडियो, जब बाद में रिवीजन करोगे तब वीडियो ना चलानी पड़े, रजिस्टर से ही समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, बात करते हैं सबसे बड़े फिक्स एसेट्स की जो होते हैं टैंजिबल, जिन पे लगता है यहाँ पर क्या, डेप्रीसिएशन। एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी फर्नीचर या मशीनरी। अब एक बात समझना प्लीज़, हमारे पास ना डेप्रीसिएशन के दो तरीके होते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th अगर अच्छे से नहीं करी तो मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। डेप्रीसिएशन के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल डेप्रीसिएशन लगाओ या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। एक तरीका हम लोग नॉर्मल डेप्रीसिएशन लगाते हैं, मैं यहाँ मेथड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर तरीकों की बात कर रहा हूँ। तो पहला तरीका नॉर्मल डेप्रीसिएशन लगाते हुए चलो, दूसरा तरीका है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, जिसका दूसरा नाम एक और है, और वो नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। या तो ये करो सर, इन दोनों में फ़र्क क्या है? 11th क्लास में पढ़ा था बट अब तक याद नहीं है, अब सब कुछ भूल चुके हैं, सब दिमाग से उड़ चुका है। तो एक बार मैं वापस ले आता हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बीच में एक लाइन डाल लेते हैं, एक साइड समझते हैं कि नॉर्मल डेप्रीसिएशन में क्या होता है, और दूसरी साइड समझते हैं हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्या क्या होता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेप्रीसिएशन में देखो क्या होता है बेटा, एसेट्स जो होते हैं ना हमारे, एसेट्स आर shown at net value। पहले लिख लो डिफरेंस, और इधर क्या होता है, एसेट्स आर shown at ग्रॉस वैल्यू
and provision for depreciation is shown separately। और इधर नेट वैल्यू का मतलब क्या है, यहाँ पर भी आप फॉर्मूला लिख लो, इधर लिख लो आप लोग एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू इज इक्वल टू, एसेट की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, या बुक वैल्यू भी लिख सकते हो आप इसको, इसको आप कह सकते हो एसेट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू। ये कितनी होती है, ये होती है यहाँ पर कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। और हर साल, अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताता हूँ होता क्या है। तो जब हम नॉर्मल डेप्रीसिएशन लगाते हुए चलते हैं ना, इमेजिन करो मेरे पास यहाँ पर कोई मशीनरी पड़ी हुई है, जिस टैबलेट पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज ऑल्सो मशीनरी। तो ये मशीनरी है मेरे पास, सपोज ये 1 लाख रुपए का टैबलेट है। अब क्या हो रहा है, 10% डेप्रीसिएशन का रेट है। तो मेरे पास दो तरीके हैं दिखाने के। क्या तरीके हैं दिखाने के, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ एक बेसिक सिंपल सी बैलेंस शीट बनाएं, और इसमें मैं यहाँ पर एसेट्स ले रहा हूँ और इधर मैं यहाँ पर लायबिलिटीज़ ले रहा हूँ, ये अमाउंट का कॉलम, इधर भी हमारे पास अमाउंट का कॉलम। तो सपोज़ मेरे पास मशीनरी है 1 लाख रुपए की इन ईयर 1। तो पहले साल में जब मशीनरी आई 1 लाख की, तो मैंने 1 लाख की दिखाई। अब अगले साल क्या करेंगे, अगले साल जब डेप्रीसिएशन लगेगा तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं। या तो मैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिखा दूँ अपनी लायबिलिटीज़ में 10,000 रुपये। कई बार ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन यहाँ से माइनस करके भी दिया होता है, ऐसे भी लिखा होता है लेस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। और ये जो 1 लाख है इसको इनर कॉलम में लिखकर, 1 लाख को यहाँ लिखकर 10,000 यहाँ पर लेस हो रखा होता है, और यहाँ पर बाहर लिख देते हैं 90,000। तो समझना हुआ क्या, हमने मशीनरी को अभी ग्रॉस वैल्यू पर ही लिख रहे हैं, हम 1 लाख पर ही लेकर के चल रहे हैं और अलग से प्रोविजन इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। अब मानो अगले साल इस मशीनरी के ऊपर अगर 8,000 और डिप्रीसिएशन लगता है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जो प्रोविजन दिखाएंगे एक्यूमुलेट होता हुआ डिप्रीसिएशन दिखाएंगे, वो दिखाएंगे 18,000, और बाहर वैल्यू हम लोग चेंज कर लेंगे और बाहर हमारी वैल्यू आ जाएगी 82,000, या फिर हम यहाँ पे 18,000 दिखा देंगे। भाई एसेट को दिखाओ ग्रॉस वैल्यू पर। ये देखो यहाँ पर ये जो हमारा एसेट दिखाया जा रहा है इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाले मेथड में, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले मेथड में एसेट की वैल्यू वही की वही रहती है, वो चेंज नहीं होती, और एसेट को हमेशा दिखाया जाएगा यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू पर, हमेशा ग्रॉस वैल्यू पर दिखाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अलग से लेना होता है। तो ये बेसिक है हमारे पास। और दूसरा तरीका क्या है, नॉर्मल केस डेप्रीसिएशन वाला, जो हम यहाँ पर कर रहे थे स्क्रीन के आपके लेफ्ट साइड पर। यहाँ पे क्या होता है, हर साल एसेट को हम कम करते हुए चलते हैं। 1 लाख की मशीनरी थी, पहले साल डेप्रीसिएशन 10,000 लगाया, तो भाई हमारे पास मशीनरी रह गई 90,000 की, हम 90,000 की दिखाएंगे यहाँ। फिर अगले साल 8,000 लगाया, फिर हम दिखाएंगे 82,000, फिर लगाया 7,000 तो हम दिखाएंगे 75,000। हम वैल्यू कम करते हुए चलते हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में हम डेप्रीसिएशन इकट्ठा करते हुए चलते हैं। हम कहते हैं सारा का सारा डेप्रीसिएशन इकट्ठा करते रहो करते रहो करते रहो। अब सपोज 1 लाख की मशीनरी ली थी, 5 साल में डेप्रीसिएशन इकट्ठा हो गया 25,000 रुपये। तो जब अब 5 साल बाद मशीनरी बेचूंगा, तब उस डेप्रीसिएशन को अपने एसेट पे अप्लाई करूंगा। मैं कहूँगा भाई यहाँ पर 1 लाख की मशीनरी थी, 5 साल, 1 2 3 4 5, अब 5 साल का डेप्रीसिएशन लगता रहा। सपोज पहले साल में लगा हमारे पास 10,000, अगले साल में लगा सपोज 8,000, फिर लगा सपोज 3,000, कुछ भी ले लो, 2,000, 1,000, मैं तो रैंडम अमाउंट्स ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे डेप्रीसिएशन लगते रहे, हमने इसको मशीनरी पे नहीं लगाया। मशीनरी आज भी हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की ही दिखाई, जो ओरिजिनल वैल्यू थी मशीनरी की। तो मशीनरी को आज भी यहाँ पर 1 लाख का ही दिखा रहा हूँ। और ये जो डेप्रीसिएशन मेरे पास इकट्ठा हुआ ना, इसका टोटल कर लेते हैं। तो 18 और 6 24,000, तो 24,000 रुपये मैं यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दिखा रहा हूँ। दिस इज़ माई वन ऑफ द केसेस, ये मेरा वन ऑफ द केसेस है। और मैं यहाँ पर अब बोलूँगा कि मेरी मशीनरी की बची कुची वैल्यू क्या है, 76,000 है। और मेरे पास दूसरा केस क्या है, यहाँ पर मेरे पास 1 लाख रुपए की मशीनरी थी और इसका 5 सालों का डेप्रीसिएशन लगाते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, चलो। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर अब हम हर साल इसका डेप्रीसिएशन माइनस करके लिख रहे थे। जैसे यहाँ पहले साल 10,000 का डेप्रीसिएशन लगा, तो मैंने अपनी मशीनरी की वैल्यू यहाँ पर लिखी 90,000। फिर मेरे पास अगले साल कितना डेप्रीसिएशन लगा, 8,000 रुपये का, तो मैंने यहाँ पर अपनी मशीनरी की वैल्यू लिखी 82,000। फिर हमारे पास डेप्रीसिएशन था 3,000, 2,000 और 1,000।
और मैं वैसे वैसे अपनी मशीनरी की वैल्यू को कम करता हुआ चला गया। अब मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी 79,000, 77,000 और इधर अपने पास आ गया यहाँ पर 76,000। तो इधर हमारे पास 76,000 रुपये एंड में बच गया। अल्टीमेटली यहाँ भी 76 है, यहाँ भी 76 है, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका देख रहे हो, ऊपर लिखा है 1 लाख माइनस 24,000। सो दिस 1 लाख इज माई ग्रॉस वैल्यू। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और ये मेरे पास अब क्या बच रही है यहाँ पर, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है जितने की वो चीज़ बुक्स में अपीयर करनी चाहिए, और यहाँ पर ये 70,000 क्या है, सीधा सीधा बुक वैल्यू। तो ये दो तरीके हैं सर, ये दो तरीके आपने एक्सप्लेन कर दिए, समझ आ गए। यूज़ में कैसे आएंगे, यूज़ में कैसे आएंगे बेटा वो मैं बताऊंगा, वो मेरी हेडेक है, वो आपकी हेडेक नहीं है। यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसके अंदर हम लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा। बट आपका ये रिकैप करवाना बहुत ज़रूरी था थोड़ा सा। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझते हैं होगा क्या। अब हम लोगों को ना मशीनरी के कुछ कुछ बैलेंसेस गिवन होंगे, पिछले साल का इतना बैलेंस था, इस साल का इतना बैलेंस है, साल में इतना डेप्रिसिएशन लगा, फलाना फलाना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मशीनरी कुछ खरीदी, कुछ बेची, जो बेची वो लॉस पे बेची या प्रॉफिट पे बेची। तो इसके लिए इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी सर। तो इतनी सारी चीज़ें करनी है तो एक काम करो भाई, अकाउंट बना लो। यहाँ पे आप लोग मशीनरी अकाउंट या फिक्स एसेट्स अकाउंट जिसको कहते हैं, तो पहला केस है हमारा, पहला केस है यहाँ पे, प्लीज़ ये डाल लो, प्लीज़ हेडिंग डाल लो, पहला केस when provision for depreciation और accumulated depreciation, इसको अंडरलाइन कर लेना याद से, when provision for depreciation or accumulated depreciation is not given or not followed by the firm or not followed by the firm। जब हम लोगों को यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं दे रखा और फर्म ये टेक्निक फॉलो भी नहीं करना चाह रही, तो उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में यहाँ पर हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग अपना मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं मशीनरी अकाउंट में क्या क्या होता है। तो मशीनरी अकाउंट बना लो, लेजर अकाउंट है सिंपल, एक साइड डेबिट होगी हमारे पास और एक साइड क्रेडिट होगी। अकाउंट बनाने से ना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें हमारे लिए। तो ये डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो मशीनरी का हमारा ओरिजिनल बैलेंस होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जिस वैल्यू पे हमारे पास मशीनरी चल रही होगी, बोले तो ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। तो दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये कहीं नहीं जाता, इसको हमने सिर्फ मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करना होता है। फिर बात करते हैं सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सी डी। दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। अब और आगे बात करते हैं। देखो डेबिट साइड क्या होती है, एसेट की डेबिट साइड होती है कि अगर आप एसेट में डेबिट साइड पे कुछ डालोगे तो एसेट आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब आपकी मशीनरी साल भर में कैसे बढ़ सकती है, पहले तो ये बताओ सर। अगर हम मशीनरी खरीदेंगे तो बढ़ जाएगी, अगर हमारे पास और मशीनरी हम साल भर में खरीदते हैं तो बढ़ जाएगी। मैंने कहा बेटा जब मशीनरी खरीदते हो तो जर्नल एंट्री क्या करते हो, आपने क्लास 11th याद करी, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर कैश गया तो टू कैश अकाउंट, मशीनरी टू कैश, बहुत बढ़िया एंट्री, आंख बंद करके मैंने भी याद कर ली, आपने भी याद कर ली। अब मशीनरी टू कैश की अगर मैं यहाँ पे पोस्टिंग करता हूँ तो मैं इधर लिखूंगा टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर ये क्या है, कैश या बैंक अकाउंट कुछ भी यूज कर सकते हो। हमने ये क्या करा, यहाँ पे हमने मशीनरी परचेज कर ली, मशीनरी परचेज, ये हमने मशीनरी खरीदी। अब हमारी मशीनरी कम कैसे कैसे हो सकती है, सर कम हो जाएगी कब, जब हम बेच देंगे मशीनरी को। मैंने कहा और कुछ भी सोचो, क्या और कोई तरीका भी है मशीनरी कम करने का, सर बिल्कुल है। अगर मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा दो तो मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाती है बिजनेस में, कम हो जाती है। तो मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लगेगा तो मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, और ये कौन सा डेप्रीसिएशन लेना है, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जो साल भर में हमने चार्ज किया। तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा, डेबिट साइड पे हमने अपना ओपनिंग बैलेंस लिखा, जो मशीनरी खरीदी उससे हमारा मशीनरी का बैलेंस बढ़ गया। क्रेडिट साइड पे हमने डेप्रीसिएशन लिखा,
डेप्रिसिएशन से मेरी मशीनरी की वैल्यू गिर जाएगी। और आप लोगों से मेरी अभी बात हुई सर मशीनरी बेचने पे भी मशीनरी की वैल्यू गिर जाती है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेल्स। मशीनरी सोल्ड लिख दो या सोल्ड लिख दो सिर्फ वर्ड, यहाँ पर हमने मशीनरी बेच दी। अब और क्या क्या होता है साल भर में, सर साल भर में जो ये मशीनरी बेच रहे हैं मशीनरी कैसे कैसे बिक सकती है, प्रॉफिट पर भी बिक सकती है और हमारे पास लॉस में भी बिक सकती है, दोनों ही केसेस होते हैं। देखो अगर तो प्रॉफिट में बिक रही है तो आपको प्रॉफिट किस साइड पे लिखना और लॉस किस साइड पे लिखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मशीनरी की ना जर्नल एंट्री करके देखते हैं एक बार। मशीनरी जब जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट सपोज 1 लाख रुपए की बिकी, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी कितने की थी हमारे पास, सपोज हमारे पास मशीनरी जो बिक रही थी दैट वाज 90,000 रुपीज़ की, तो हमें यहाँ पर क्या हो गया, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रॉफिट ऑन मशीनरी या टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000 रुपये। अब प्लीज़ यहाँ पर मेरी बात समझना, इसकी मैं ना आपको पोस्टिंग करके दिखा रहा हूँ एक बार, और आप लोग फिर गलती बताना, यहाँ पर गलती देखना। अब मान के चलते हैं हमारे पास यही मशीनरी पड़ी हुई थी 90,000 की, तो ओपनिंग बैलेंस में मैं यहाँ पर 90,000 लिखता हूँ। साल भर में हमने एडिशनल कुछ परचेजेस नहीं करी तो उसको ज़ीरो लिखता हूँ। जो मशीनरी हमने बेची वो हमने बेच दी यहाँ पर 1 लाख रुपए की, जो हमारे पास कैश या बैंक आया 1 लाख आया। और इधर मेरे पास डेप्रीसिएशन मान लेते हैं कुछ नहीं था, नील था, ये मेरे पास ज़ीरो था। अब मेरे पास बैलेंस सीडी देखो, अभी भी मेरे पास गड़बड़ आ रही है। मेरे पास 90,000 रुपये की मशीनरी थी जो कि मैं पूरी बेच चुका हूँ 1 लाख रुपए में, तो क्रेडिट साइड पे 1 लाख बच रहा है और डेबिट साइड पे 90,000। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, 10,000 का बैलेंसिंग फिगर कहाँ गया। जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट को भी तो यहीं दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो मशीनरी की अभी भी डेबिट साइड पे कुछ वैल्यू बच रही है यहाँ पर 10,000 रुपये की। तो क्या करें, तो प्रॉफिट जो हमारे पास आता है, प्रॉफिट को बेटा पोस्ट किया जाता है यहाँ पर डेबिट साइड पे, और इधर हम लिखते हैं टू गेन या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 10,000 दिखा देंगे तो हमारी दोनों साइड मैच हो जाएगी और सेंस भी बनाएगा। भाई 90,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 1 लाख की बेच दी साल में और प्रॉफिट भी यहाँ पे 10,000 आ गया, तो दोनों साइड्स बैलेंस हो गई। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास जीरो, ये क्लोजिंग बैलेंस निल बचेगा। नाउ इट मेक सेंस। तो अगर हम लोग प्रॉफिट को यहाँ पर डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दें और हम लॉस को अगर क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दें तो आर क्वेश्चन और आर अकाउंट विल बी डन। तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, ये हमारे पास जो साल में परचेज करा, यहाँ पर गेन, और ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। इधर मेरे पास मशीनरी जो हमने बेची साल भर में, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो हम यहाँ पर अपना ये लिख देंगे और हमारे पास हमारा क्लोजिंग फिगर आ जाएगा, क्लोजिंग अमाउंट आ जाएगा, एंड दैट्स ऑल। ये हमारा अकाउंट बन गया। बस यही आपको एक अकाउंट बनाना है। यदि आपने ये अकाउंट बना दिया तो आपको क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे मैं एक बार ये एंट्री मिटा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मशीनरी लिखा है बेटा अपने नोट्स में वहाँ वहाँ फिक्स एसेट्स लिख लो, क्योंकि चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई भी फिक्स एसेट्स हो, व्हीकल्स हो, सब जगह हमारे पास सेम ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, फिक्स एसेट्स का अकाउंट है। किस केस में, जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के हिसाब से फर्म मेंटेन नहीं कर रही है। यहाँ पर हम लोगों ने कोई प्रोविजन अकाउंट नहीं खोला, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं खोला। तो मैंने आपको जो ये नोट लिखवाया था, इस नोट के साथ साथ आप ये अकाउंट का फॉर्मेट बना लो और ऐसे ऐसे लिख लो। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर इन चीज़ों की पोस्टिंग कहाँ होती है। देखो ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता, ओपनिंग बैलेंस हमें कहीं नहीं लिखना होता। ये जो हमारे पास टू कैश या बैंक का जो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो यानी कि कैश जा रहा है हमारी जेब से, तो दैट मीन्स ये हमें माइनस करना पड़ेगा कहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो इन्वेस्टिंग में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश जा रहा है। मैं सबकी पोस्टिंग बता रहा हूँ। गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कहाँ लिखते हो, याद करो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, याद करो पिछला लेक्चर, वहाँ पे आया था एक क्वेश्चन में गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो उसको हमें कहाँ डालना होता है, हम लोगों को डिडक्ट करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से माइनस हो जाएगा।
प्लीज़ पहले अकाउंट पूरा देख लो ताकि आप लोगों के पास जगह बने पेपर में आपके नोटबुक में बनाने के लिए, और आप ये सारी चीज़ें लिख पाओ। डेप्रीसिएशन कहाँ जाता है सर? डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग के अंदर सर ऐड कर रहे थे हम डेप्रीसिएशन को, तो डेप्रीसिएशन जो है ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। मशीनरी जो बेची इससे हमारे पास कैश आएगा, अब कैश आएगा तो इन्वेस्टिंग के अंदर ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो ये इन्वेस्टिंग में प्लस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। सर ऑपरेटिंग में आप गेन को माइनस कर रहे थे तो लॉस को ऐड कर देना, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमारे नेट प्रॉफिट से कटा होगा। अब हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, तो इसे हमें ऐड बैक करना पड़ता है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें ब्राउन में लिखी हैं ये सारी की सारी उठ के कहाँ जाएंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जाएंगी। अभी मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग की कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनवाऊंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की क्या क्या आता है यहाँ पर मैं ये सब आपको लिखवाऊंगा, डोंट वरी। अब आगे बढ़ें, क्या सेकंड केस करें? तो यहाँ पर एक बार ब्रेक लो 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद वापस से ये केस देखो, फिर सेकंड केस पर आना। तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं सेकंड केस करवाता हूँ आप लोगों को। सेकंड केस क्या है हमारे पास, when provision for depreciation or accumulated depreciation account depreciation is maintained, लिख लो। जब हम यहाँ पर अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं और साथ में फिक्स एसेट्स का भी अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा यहाँ पर प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे, रेड से लिखूँ किससे लिखूँ, चलो इससे लिखते हैं। ये जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं ये हमें नेट बैलेंस लेना होता है, यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू मत लेना। यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू वैसे तो गिवन भी नहीं होगी, ये ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पर पहले केस में नेट बैलेंस ही आएगा। नेट बैलेंस बोले तो बुक वैल्यू, हमें यहाँ पर बुक वैल्यूज़ लेनी होती है, और बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। तो नेट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, इधर भी यही लिख लो, नेट या बुक वैल्यू। तो नेट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अब यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट चलेंगे बेटा, एक हमारे पास होगा हमारा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, एक हमारे पास होगा फिक्स एसेट्स का अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट बनेगा हमारे पास दैट विल बी accumulated depreciation, accumulated, प्लीज़ इसकी स्पेलिंग ठीक लिखना, डेप्रीसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पर हमारे पास, तो हम फटाफट से दो लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं। फिक्स एसेट्स अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा बनाना कंपैरेटिवली एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के, तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स अकाउंट में हमें थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। चलो, और हमारे पास यहाँ पर अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं भाई, इसको भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी बन गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर कैसे कैसे करना है, क्या क्या पोस्टिंग करनी है, सिर्फ एक चीज़ अलग रहेगी, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। सर क्या अलग रहेगा बता दो, बता रहा हूँ, पूरा बनवाऊंगा मैं आपको। तो ऊपर पहले हेडिंग डाल लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, इधर भी नीचे भी हमारे पास आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये तो सब जगह लिखना ही लिखना है, इसके बिना तो गुजारा होगा नहीं हमारा, तो ये लिख लो आप लोग सब जगह, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक, अब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं। देखो अब यहाँ पर जो ओपनिंग बैलेंस आता है टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी, ये हमारे पास ग्रॉस वैल्यू पे आएगा। अब इस चीज़ को ध्यान रखना प्लीज़, ये हमारे पास किस वैल्यू पे आएगा, ग्रॉस वैल्यू पे, और इसकी पोस्टिंग कहीं नहीं की जाती, इसको कहीं पोस्ट नहीं किया जाता। सेम वे हमारे पास यहाँ पर अब क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सी डी, और ये भी हमारे पास किस वैल्यू पे आता है, ये भी हमारे पास क्रॉस वैल्यू पर आता है। ठीक, तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस लिख लिए यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मशीनरी खरीदते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश
या फिर बैंक अकाउंट, और इसे पोस्ट किया जाएगा कहाँ पर? इसे हम लोग पोस्ट करते हैं, बताता हूँ, पहले लिख लो, ये परचेजेस है, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड माइनस कर दिया जाता है क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ, तो ये इन्वेस्टिंग में से लेस हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अब सेल्स की बात करते हैं, मशीनरी बिकेगी यहाँ पर, तो बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट, और ये क्या है, हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसा आता कैसे है? मशीनरी सेल करके, और ये पैसा आता हुआ कहाँ पे जाएगा? ये इन्वेस्टिंग में जाकर के प्लस हो जाएगा। अब मशीनरी हमारी लॉस पे भी बिक सकती है, गेन पे भी बिक सकती है, तो गेन आ रहा है तो यहाँ लिख लो, टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और ये गेन कहाँ जाता है हमारे पास? ये गेन हमारे पास ऑपरेटिंग में लेस हो जाता है, और सेम वे हमारे पास आ जाता है यहाँ पर लॉस, तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका भी क्या होगा? ये ऑपरेटिंग में जाकर के प्लस हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग में प्लस। अब बची बात डेप्रीसिएशन की, तो आओ पहले नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ तक सब सेम था, डेप्रीसिएशन का ट्रीटमेंट बस अलग होगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो होता है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है, तो यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। ओपनिंग बैलेंस होता है जो साल के शुरुआत में था, क्लोजिंग होता है जो साल के एंड में होता है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस पीडी, अच्छा ये भी कहीं नहीं जाता हमारे पास, जो ग्रॉस वैल्यूज है ना ऊपर मशीनरी की या फिक्स एसेट्स की ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाती हैं। बैलेंस बीडी ये भी कहीं नहीं जाता हमारे पास, इसमें हमें सिर्फ अपनी अमाउंट्स लिखनी है, तो यहाँ पर हम अमाउंट्स लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास इस साइड आता है, टू बैलेंस सी डी, इसमें बस ये 4 ही ट्रांजैक्शन होती हैं, 2 ओपनिंग क्लोजिंग की और 2 और होती हैं। अब देखो मेरे पास, अब यहाँ पर अपने वापस से एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 10,000 का डिप्रीसिएशन था, अगले साल 8,000 का और आ गया, तो अगले साल की ये वाली डेट पर मेरे पास जो डिप्रीसिएशन इकट्ठा हो गया, टोटल कितना हो गया? 18,000 रुपये इकट्ठा हो गया। 10 पिछले साल का, 8 इस साल का, टोटल डिप्रीसिएशन दैट इज कलेक्टेड या फिर जो मेरे फर्म में इकट्ठा हो चुका है, एक्यूमुलेट हो चुका है, दैट इज 18,000। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो भी साल भर में हम लोग डिप्रीसिएशन बना रहे हैं और एक्स्ट्रा ला रहे हैं, उसको कहाँ ले जाना है? यहाँ पर। और इसको किस नाम से लिखा जाता है? यहाँ पर इसको लिखा जाएगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये क्लास 11th में भी करते थे आप लोग, क्लास 11 में भी प्रोविजन अकाउंट बनाते थे। अगर नहीं याद है तो क्लास 11th का एक बार वो चैप्टर में फटाफट से कॉन्सेप्ट देख लो वहाँ पर। तो अब हम लोग यहाँ पर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट लिखेंगे, और ये डेप्रीसिएशन कौन सा होता है? मेड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रीसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो साल भर में हमने डेप्रीसिएशन बनाया यहाँ पर। और ये कहाँ जाता है डेप्रीसिएशन? आप लोगों को पता है बेटा, जो भी साल भर में बना रहे हो वो साल के प्रॉफिट से ही काट रहे हो आप लोग, वो साल का जो प्रॉफिट है उसी में से तो डेप्रीसिएशन निकाल रहे हो, तो उससे प्रॉफिट मेरा लेस हो जाता है, और मेरे को ये नॉन कैश एक्सपेंस को ऑपरेटिंग में वापस से ऐड करना होता है, प्लस करना होता है। सर ये तो ठीक है, क्रेडिट साइड तो आ गई समझ में। अब डेबिट साइड पर आ जाओ, तो डेबिट साइड पर ना हमें यहाँ पर लिखना होता है टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और ये हमारे पास इधर जाता है। ऐसे एरो प्लीज़ ज़रूर बनाना अपने रजिस्टर्स में जैसे मैंने बनाई है, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता है। अब मैं बताता हूँ क्यों लिखा जाता है। कई बार हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ये बनेगा, कई बार हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ये बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है कौन सी नहीं गिवन है। प्लीज़ समझना, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट में हम लोगों ने क्या करा, हमने ओपनिंग बैलेंस लिया, हमने साल भर में जो डेप्रीसिएशन बनाया और जोड़ा। मान लो ओपनिंग डेप्रीसिएशन 10,000 था, साल भर में 8,000 का और डेप्रीसिएशन आया, 18,000 रुपये। और यहाँ पर अगर हम कोई मशीनरी बेच रहे होते हैं ना, तो बेची हुई मशीनरी का डेप्रीसिएशन हम लोगों को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सपोज़ मैं मशीनरी बेच रहा था, इसमें से 3,000 रुपये जिस पर डेप्रीसिएशन लगा हुआ था, अब मेरे पास ये जो 18,000 रुपये डेप्रीसिएशन इकट्ठा हुआ पड़ा है, इसके अंदर एक मशीनरी का है 15,000 और दूसरी मशीनरी का मेरे पास 3,000। सपोज जिस मशीनरी पे 3,000 का डेप्रीसिएशन लगा हुआ है उसको अब मैं बेचना चाह रहा हूँ मार्केट में। प्लीज़ समझना, मेरे पास यहाँ पर ये 2 मशीन पड़ी हैं,
ये है मेरे पास मशीन 1, इस पे है 15,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये इकट्ठा हुआ पड़ा है। फिर एक मेरे पास है यहाँ पर क्या, मशीन 2, और मशीन 2 में मेरे पास 3,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पड़ा हुआ है। अगर इनका हम लोग टोटल डेप्रीसिएशन देखें तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है 18,000 रुपये। अब मैं ये वाली मशीन को सेल कर रहा हूँ मार्केट में, तो सेल कर रहा हूँ, सपोज मैं सेल कर रहा हूँ इसको, ये मशीन थी हमारे पास 10,000 की और ये बिक रही है 6,000 रुपये में। तो आप कहोगे सर 10,000 तो क्या थी इसकी कॉस्ट वैल्यू, इस कॉस्ट में से सर आप माइनस कर दो जो इसका डेप्रीसिएशन इकट्ठा किया गया है। तो यहाँ पर इसका हमने ये माइनस करा, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की मत बनाना। 7,000 रुपये की ये मशीनरी की सर बुक वैल्यू है, ये वैल्यू आज बच रही है, दिस इज आर बुक वैल्यू। अब आप 7,000 की चीज़ को 6,000 में बेच रहे हो सर, तो 6,000 आपके पास सेल प्राइस, सर आपको तो घाटा हो रहा है यहाँ पर, आपको तो 1,000 रुपये का क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस ऑन सेल हो रहा है। मैंने कहा बात बिल्कुल ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं कैसे, अपने अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में या फिक्स एसेट्स अकाउंट में दिखाऊं कैसे। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ कैश में लिखूंगा जितना पैसा मेरे पास आया, पैसा आया 6,000 रुपये का, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना आया मेरे पास 1,000 रुपये का, और इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन लगा था यहाँ पर 3,000 का। तो देखो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 10,000, और जो मेरा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें से ये 10,000 ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड पर और बाकी के बैलेंसेस हैं क्रेडिट साइड पर। अगर यहाँ पे 90,000 रुपीज़ होता और यहाँ पे 10,000 की मशीनरी चली जाती तो मेरे पास कितने की बच जाती है यहाँ पे मशीनरी, 80,000 की बच जाती, बस यही था इसके अंदर। तो अब ये जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मैं आपको ट्रांसफ़र करने को बोल रहा हूँ, ये उतना ही ट्रांसफ़र करना और तभी ट्रांसफ़र करना जब मशीनरी बेची जा रही है। जब हम मशीनरी बेच रहे होते हैं तो हम यहाँ पर ये फिक्स एसेट्स अकाउंट में इस डेप्रीसिएशन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ट्रांसफ़र करना। साल भर में जो भी डेप्रीसिएशन हमने बनाया उसको हमने क्रेडिट साइड पर लिखा, और जो डेप्रीसिएशन मशीनरी पे लग रहा है, जो बिकने वाली है, जो इस साल बिक रही है, उसे हमें फिक्स एसेट्स अकाउंट में पहुंचाना पड़ता है। हम कहते हैं मान के चलो एक गुल्लक है, गुल्लक के अंदर डेप्रीसिएशन जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है सारी मशीनरी पे। अब एक मशीनरी कहती है टाटा बाय बाय, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो हमने कहा बेटा जा रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ, आपका ये डेप्रीसिएशन पड़ा हुआ है यहाँ पे, जरा ये डेप्रीसिएशन लेकर के जाओ। आज आपको लग रहा है आपकी वर्थ 1,00,000 रुपये, आपकी वर्थ 1,00,000 नहीं है, गलत फहमी में मत जीना। ये आपका 25,000 का ना इस गुल्लक में डेप्रीसिएशन पड़ा, जरा ये पकड़ना, अब बताओ आपकी वैल्यू कितनी है। तो कहता है अब मेरी वैल्यू तो 1,00,000 से 75,000 हो गई। तो बस बेसिकली इस गुल्लक से बाहर निकालना है डेप्रीसिएशन। तो ये जो डेप्रीसिएशन हम लोग यहाँ पर है, ये इस गुल्लक से बाहर निकाल रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं इसको, फिक्स एसेट्स अकाउंट में भेज रहे हैं। तो दिस इज द केस। ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट डेप्रीसिएशन और फिक्स एसेट्स के बारे में बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। हाँ बस यहाँ पर एक नोट लिखवाना है, एक नोट लिखवाना जो कि पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में अप्लाई करेगा। पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो यहाँ पर, इफ एनी लायबिलिटी, इफ एनी लायबिलिटी और asset increases or decreases during the year and the date of increase or decrease is not given, then assume that it has been increased or decreased at starting of the year, at starting of the year। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में हम लोगों को ना मशीनरी का बैलेंस सपोज लेते हैं, साल के शुरुआत में दिया होता 1,00,000 रुपये, मान के चलते हैं 2019, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2020, और साल के एंड में हमें दे रखा होता है यहाँ पर 60,000 रुपीज़, और बोला होता डेप्रीसिएशन जो लगा रहे हैं हम लोग 10% पर एनम लगा रहे हैं। अब यहाँ पर 1,00,000 की मशीनरी 60,000 की रह गई,
तो यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कब एसेट को बेचा गया है, शुरुआत में बेचा गया या एंड में बेचा गया है? तो हम इस नोट को पढ़ेंगे और ये नोट क्या कहता है, मान के चलेंगे जो बैलेंस कम हुआ है वो साल के पहले दिन पे कम हुआ है। तो यहाँ पर जो बैलेंस कम होगा वो कब कम होगा, साल के फर्स्ट डे पे। तो फर्स्ट डे पे आप यहाँ पर सेल्स लेकर के चलोगे और जब आप मशीनरी बेचते हो साल के फर्स्ट डे पे, तो आपको डेप्रीसिएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल भर में तो वो मशीनरी यूज़ में रही नहीं ना। किस मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगता है, जो साल भर में यूज़ में रही होती है, तो ये तो यूज़ में रही नहीं। तो यहाँ पर आप इस पे साल के फर्स्ट डे के हिसाब से करोगे। हम मान के चलेंगे कुछ भी एडिशनल बेचा गया या खरीदा गया है तो साल के पहले दिन पे खरीदा या बेचा गया। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो, अगर क्वेश्चन बता रहा है तो क्वेश्चन की बात मानेंगे, क्वेश्चन नहीं बता रहा तो यहाँ पे सर की बात मानेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब फिक्स एसेट्स में हमारे पास फिक्स एसेट्स ये तो हो गए, हमारे पास एक और फिक्स एसेट होता है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली सेम बनता है फिक्स एसेट्स की तरह, बस फर्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स में ये भसड़ नहीं होती एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली। तो इन्वेस्टमेंट्स में ना तो हमारे पास डेप्रिसिएशन होता है ना हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट्स कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। हमारे पास लैंड भी होता है, कभी डेप्रिशिएट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट्स भी कभी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट ये बना लो, यहाँ पर मैंने एक बस लेजर अकाउंट बनाया, पोस्टिंग तुम्हारे सामने करूँगा। इन्वेस्टमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो यहाँ आ जाता है, सेम बनता है फिक्स एसेट्स की तरह, बट विदाउट यहाँ पर किसके, डेप्रिसिएशन के। तो बैलेंस बीडी लिखोगे। साल भर में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो आप परचेज करते हो, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे टू कैश या बैंक अकाउंट। ये हमारे पास क्या है, परचेजेस, इस साइड पर आ जाएगा। ठीक, फिर हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट जाएगी कैसे, गायब कैसे होगी, जब हम इसको सेल ऑफ करेंगे। तो बाय कैश या बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सोल्ड। इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल कर दी, सेल लिख दो यहाँ पर आप सोल्ड की जगह। और आप इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे बेच सकते हो, या तो प्रॉफिट में बेचोगे अपनी इन्वेस्टमेंट को या लॉस में बेचोगे। अगेन अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ लिखोगे टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आप लोगों को लॉस होता है तो लॉस किस साइड जाएगा, लॉस आपके पास यहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, ये हमारे पास डेबिट साइड, ये हमारे पास क्रेडिट साइड। बस फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का ही खेल है पूरे इन्वेस्टिंग में, और कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। अभी मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट भी बनवाऊंगा। तो बाय, यहाँ पर हम लिख रहे थे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर। और क्या लिखेंगे, और अपना क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बस, बाय बैलेंस सीडी, और हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हो गया। तो आई होप अब आपने ये दोनों अकाउंट्स बना लिए हैं, फिक्स एसेट्स वाला भी, दोनों केसेस के, एक हमारे पास नॉर्मल डेप्रिसिएशन वाले केस का और एक हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले केस का। अब यहाँ पर इसको कहीं नहीं डालना, परचेजेस कहाँ जाएगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टिंग से माइनस, क्योंकि हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, हमारा कैश हमारी जेब से चला गया, तो हमें यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगेन क्या करेंगे हम लोग, इसको ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट चलेगा जैसे ऊपर फिक्स एसेट्स का चल रहा था। इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं यहाँ पर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ये हमारे पास जुड़ जाएगा, और कोई लॉस होता है तो ये कहाँ जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब मैं आपको बनवा देता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो क्या होगा, कैश जाएगा हमारे पास से, तो नेगेटिव अमाउंट। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हम लोग बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रोकड़ा आएगा, कैश आएगा, तो इधर लिखना पड़ेगा हमें पॉजिटिव अमाउंट। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम गोज विद इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं, आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हो, डिबेंचर्स में लगा सकते हो, एफडी में लगा सकते हो, दुनिया जहान की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं मार्केट में। तो यहाँ पे भी नेगेटिव क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है। फिर हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैश आएगा। और आगे बढ़ते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न मिलता है, कैसा कैसा रिटर्न मिलता है, या तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है,
या फिर आपको डिविडेंड रिसीव हो सकता है, या फिर अगर आपने बिल्डिंग खरीद कर उसको किराए पे चढ़ा दिया तो आपको रेंट भी रिसीव हो सकता है, तो रेंट रिसीव्ड भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी क्योंकि ये इनकमिंग है, आ रही हैं सारी की सारी चीज़ें। और हमारे पास क्या आएगा, अगर आप किसी को पैसा देते हो एज अ लोन, अगर आप लोन दे रहे हो तो वो भी तो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। जो हमने पैसा एज अ लोन दिया वो भी तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट। आप किसी अपने फ्रेंड को पैसा दे रहे हो तो आप क्या कहोगे, मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है। मैंने कहा कहाँ इन्वेस्ट करा है, आप कहोगे सर मैंने अपने फ्रेंड को एज अ लोन दे दिया, वो मेरे को इस पर इंटरेस्ट देता रहेगा। तो यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, ये हमारे पास से आउटफ्लो, कैश गया तो नेगेटिव लिखेंगे, कैश आया तो पॉजिटिव अमाउंट लिखेंगे। अब दोस्त जब ये पैसा वापस करेगा यहाँ पर हम लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव्ड। तो हमारे पास जो पैसा आया वो पॉजिटिव। सर और कुछ होता है क्या, और कुछ भी नहीं होता, यही होता है। और कुछ आएगा तो बस अलग नाम से आएगा, जैसे कहेगा परचेज शेयर्स, अगर आप शेयर्स परचेज कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर बस यही सारी चीज़ें थी हमारे पास। और इधर हमारा नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ हम लिखेंगे या फिर फ्रॉम की जगह यूज्ड इन, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। सो दैट्स आर फॉर्मेट, यहाँ पर लिख लेना अमाउंट और इधर लिख लेना पर्टिकुलर्स। तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बस इतना ही था। सर इसके क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी तो आपकी भी हिम्मत नहीं होगी इतना बड़ा लेक्चर समझने के बाद। अब क्वेश्चंस हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आई विल सी यू देयर, बाय बाय, टेक केयर।